हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई भी दोस्त या मित्र कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है और जो हिंदी की कक्षाएं देखना चाहता है या हिंदी का कंटेंट तैयार करना चाहता है, तो हमारे चैनल को उनके साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अब से पहले क्लासों में जाना हिंदी वर्णमाला को, हिंदी वर्णमाला का ही एक संबंधित पार्ट है ब्राह्म चिन्ह। तो आज चैप्टर नंबर 2 ब्राह्म चिन्ह को हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप हिंदी वर्णमाला की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारी हिंदी वर्णमाला की क्लास जरूर देखें। तो दोस्तों, आज की क्लास है ब्राह्म चिन्ह। तो आज जानेंगे दोस्तों ब्राह्म चिन्ह के बारे में, ब्राह्म चिन्ह क्या होता है और ब्राह्म चिन्ह के कुछ भेदों के बारे में। ब्राह्म चिन्ह की लगभग 1 से 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद ब्राह्म चिन्ह से हम पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो दोस्तों देखिए, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ब्राह्म चिन्ह क्या होता है। तो दोस्तों, ब्राह्म चिन्ह किसे कहा जाता है? ब्राह्म चिन्ह पढ़ने या लिखने के दौरान, पढ़ने या लिखने के दौरान, पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कहने का क्या मतलब है? यदि हम कोई वाक्य पढ़ रहे हैं या कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं या कोई अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, गद्यांश पढ़ रहे हैं या निबंध पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं उसको, तो लिखने के दौरान ठहरने, ठहरने का क्या मतलब होता है? रुकना। जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ब्राह्म चिन्ह कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ब्राह्म चिन्ह कहा जाता है। यह एक सामान्य परिभाषा है, मतलब जो आपको समझाने के लिए दी गई है। ये एक बहुत ही बेसिक परिभाषा है। दोस्तों, इसकी सेकंड परिभाषा मतलब जो हमने इसकी ऑप्शनल परिभाषा हो सकती है, जो आजकल परीक्षाओं में काफी पूछी जा रही है, जिसको देख लेते हैं। विचारों और भावों को स्पष्ट करने के लिए, विचारों मतलब जो हमारी मन में विचार आते हैं या भाव आते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य के बीच में कहने का क्या मतलब है? कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जिसमें अल्प विराम होता है, अर्ध विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, या अंत में लगता है पूर्ण विराम। तो पर अल्प विराम और अर्ध विराम या उप विराम या काफी सारे और अन्य चिन्ह होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो वो क्या होता है? वाक्य के बीच में प्रयोग होते हैं और अंत में क्या लगता है या अंत में प्रयोग होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में आजकल परिभाषाओं से ज्यादा प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप हमारी परिभाषाओं को जरूर देखें। इसका दोस्तों आगे चलते हैं। ब्राह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ब्राह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहराव, रुकना या ठहराव। ठहराव हम ऊपर जाना था, ठहरने को क्या कहा जाता है? रुकना। तो ब्राह्म चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। अब इसका आगे और देखते हैं दोस्तों। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार शब्दों और वाक्यों को परस्पर संबंध, शब्दों का और वाक्यों का परस्पर मतलब परस्पर संबंधित, जो एक दूसरे से सहयोगी होते हैं, संबंधित होते हैं, बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न, किसी विषय को अलग अलग भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए, ठहरने के लिए या रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। कहने के क्या मतलब है? पंडित कामता प्रसाद गुरु के बारे में हमने हिंदी वर्णमाला में ही पढ़ा था। ये क्या है? एक विद्वान है जिनके अनुसार क्या है? शब्दों या वाक्यों के परस्पर संबंध को बताने के लिए, मतलब वाक्य में क्या संबंध है या शब्दों में क्या संबंध है, उनका जो आपस में संबंध है उनको बताने के लिए अलग अलग भागों में, अलग अलग भागों में बांटने या पढ़ने के दौरान जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही ब्राह्म चिन्ह कहा जाता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्ह की परिभाषा क्या है। आपको 4 विकल्प दे देगा, उसमें आपको परिभाषा दे देगा, या आपको परिभाषा दे देगा और पूछ लेगा ये किस विद्वान की परिभाषा है। तो आप दोनों याद रखिए, पंडित कामता प्रसाद जो है उन्होंने ब्राह्म चिन्ह की क्या परिभाषा दी है। तो आपने इस टाइप से क्या जाना? ब्राह्म चिन्ह के बारे में जाना। अब दोस्तों और देखते हैं ब्राह्म चिन्ह के बारे में आगे। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या लगभग 20 है। कितनी है? 20 है। आपसे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है
ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है? किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? लगभग 20 या 20। इसके अनुसार ब्राह्म चिन्ह को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कामता प्रसाद के अनुसार, कामता प्रसाद जी कहते हैं कि ब्राह्म चिन्ह का जो उनको लिया गया है, जो उनका हिंदी में आए हैं, तो वो कहां से आए? वो अंग्रेजी भाषा से आए। तो क्या है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो ब्राह्म चिन्ह हिंदी में शामिल किए गए वह किस भाषा से लिए गए हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? अंग्रेजी भाषा से लिए गए। तो दोस्तों ये हमने जाना ब्राह्म चिन्ह के बारे में, ब्राह्म चिन्ह क्या होता है, और पंडित कामता प्रसाद की परिभाषा जानी ब्राह्म चिन्हों के लिए, और उनके कितने भेद होते हैं किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, और किस भाषा से लिए गए उसको जाना। तो दोस्तों इसके भेदों के बारे में जानते हैं। जैसे पहला भेद है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम को क्या हम इंग्लिश में बोलते हैं? कोमा। अल्प विराम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कोमा। अब इसका देख लेते हैं। अल्प का अर्थ है थोड़ा, अल्प का अर्थ है थोड़ा, और विराम का अर्थ है रुकना। क्योंकि हमने विराम चिन्ह पढ़ा था ना अभी पीछे, तो विराम का क्या हो रहा था अर्थ? रुकना या ठहराव। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा या कम, विराम का अर्थ होता है रुकना। अर्थात अल्प विराम का अर्थ होगा थोड़ी देर रुकना या ठहरना। मतलब अल्प से क्या समझेंगे आप? थोड़ा। विराम का क्या मतलब होता है? रुकना। तो जब भी आप अल्प विराम शब्द को जानेंगे, पढ़ेंगे किसी वाक्य में, तो वहां पे कोमा लगा होगा तो आप कैसे पहचानेंगे? जहां थोड़ी देर रुकने का कार्य किया जा रहा होगा वहां क्या होगा? अल्प विराम होगा। इसके आगे देखते हैं। वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञा आए, मतलब एक ही प्रकार की संज्ञा आए, एक ही प्रकार की संज्ञा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, और उनके बीच संयोजक अवयव, संयोजक अवयव, अभी आपको संयोजक अवयव के बारे में ज्ञान नहीं होगा, या आपने पढ़ा होगा तो आप उसको जानते होंगे। इसे हम कवर करेंगे अव्यय जब पढ़ेंगे चैप्टर किसके अंतर्गत? अविकारी शब्द के अंतर्गत। तो वहां पर हम संयोजक अवयव के बारे में जानेंगे। अभी क्या है? वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञा आए और उनके बीच संयोजक अवयव और लगा हो, क्या लगा हो? संयोजक अवयव क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। यदि और शब्द लगा हो या लगने की उम्मीद हो, या तो लगा हो या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर और शब्द से वाक्य जुड़ सकता है, तो उनके बीच अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या समझ में आया इस पॉइंट से? जहां पर संज्ञा एक साथ आए एक ही प्रकार की, और संयोजक अवयव क्या और लगा हो या लगने की उम्मीद हो, वहां पर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम। मोहन, आकाश और राजू खेल रहे हैं। मोहन, आकाश और राजू खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें? मोहन, आकाश और राजू। अगर खाली शब्द, अगर वाक्य होता कि आकाश और राजू खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता? अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। पर यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं। अभी कभी आपने देखा है ऐसा लिखा हुआ मोहन और आकाश और राजू खेल रहे हैं? ये एक अशुद्ध वाक्य है। तो इसका शब्द शुद्ध वाक्य कैसे बनता है? मोहन शब्द के बाद अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है। अल्पविराम चिन्ह को इंग्लिश में कोमा कहते हैं। मोहन, अल्पविराम चिन्ह लगाया, उसके बाद आकाश और राजू, क्योंकि राजू अलग व्यक्ति है, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो वहां पे क्या आएगा? अल्पविराम शब्द का इस प्रकार से उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों ये अल्पविराम के बारे में जाना, इसका हमने उसको आप देख लेते हैं। अल्पविराम के कुछ नियम है जहां कहां कहां उनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अल्पविराम के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम, इन सबसे क्या है? अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किन किन कंडीशन में किया जाएगा, किन किन टाइप के वाक्य में किया जाएगा, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है, दो से अधिक वाक्यों में, मतलब दो से अधिक वाक्य हो, या तो दो वाक्य हो या दो से अधिक वाक्य हो। यदि संयोजक अवयव और लगा हो, अभी पढ़ा था हमने, संयोजक अवयव क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। किसको? वाक्य को। लगा हो या लगने की उम्मीद हो, तो वहां पर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यहाँ पे एक सेंटेंस, एक वाक्य कंप्लीट हो गया। रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है, और उसके आगे दूसरा वाक्य भी दिया गया है, तो इससे पहले क्या लगेगा? अल्प विराम का चिन्ह लगेगा, जिसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कोमा कहा जाता है। रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है, अल्प विराम चिन्ह पढ़ता है और घर चला जाता है। अगर आप याद रखिए,
यदि आपसे वाक्य पूछ ले इसमें कि इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है या किया गया है, वहां पर आपको वो अल्प विराम लगा के नहीं देगा, पर आपको वाक्य वाक्य क्या देगा, रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है, पढ़ता है और घर चला जाता है। तो आप याद रखिए, जहां भी और शब्द आएगा उससे पहले उस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया ही जाएगा। तो आपने पहला नियम जाना, दो से अधिक वाक्यों में यदि संयोजक अवयव और लगा हो, क्या लगा हो, और शब्द को रट लीजिए, याद कर लीजिए, तो वहां पर कौन सा चिन्ह लगता है, अल्प विराम चिन्ह लगता है। किसको, किसके लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। अब इसका नियम नंबर 2 देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में अवयव शब्द किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, इसी से आदि आए हो तो इनसे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए फिर से अवयव आ गया। इनका कहने का मतलब है किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः और इससे ये शब्द आए तो इससे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि आप वाक्य देखिए, उसमें उदाहरण देख लीजिए। मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा, मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा परंतु वह नहीं था, मैं हॉस्टल पहुंचा परंतु वह नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, परंतु शब्द से पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, किस शब्द पर, पहुंचा। क्योंकि, परंतु, इसलिए, किंतु, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, इसी से, आदि सबसे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द क्या है, ये शब्द अव्यय है। तो याद रखिए, इन शब्दों के पहले भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये क्या था, नियम नंबर हमारा 2। अब चलते हैं दोस्तों नियम नंबर 3 की तरफ। जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे हैं, उक्ति या रचना, उक्ति का मतलब होता है उसकी रचना हो, उसकी जीवनी हो, या संवाद लेखन, या कोई उसमें संवाद लेखन हो, या हम कोई संवाद लेखन लिख रहे हैं, कोई दो व्यक्तियों की संवाद हुआ उसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस उक्ति या संवाद के पहले अल्प विराम लगाते हैं। कहने का क्या क्या मतलब है इनका, जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति, रचना या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं तो उस उक्ति या संवाद के पहले अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। कैसे, जैसे उदाहरण है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी ने क्या कहा, नेताजी का क्या है, एक उक्ति है, नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो कहां पर अल्प विराम चिन्ह लगेगा, उस उक्ति से संवाद के पहले। क्या है इनका उक्ति, क्या है संवाद, क्या है इनका नारा, क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने अल्प विराम चिन्ह के बारे में जाना और अल्प विराम चिन्ह के 3 नियमों के बारे में जाना कि किस किस जगह अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नियम नंबर 4 की तरफ। नियम नंबर 4, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब दोहराव, दोहराव हो, की गई हो, वहां भावों पर विशेष बल देने के लिए, मतलब भाव, जो हमारे मन के भाव है उन पर विशेष बल, मतलब उनके ऊपर दबाव डालने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो देखो बारिश हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, दो शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है ना। कौन कौन से दो शब्द है वो, देखो देखो बारिश हो रही है, देखो देखो वर्षा हो रही है। तो यहाँ पे क्या क्या है, दो शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, इनके बीच क्या लगता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या था हमारा नियम नंबर 4। अब चलते हैं दोस्तों नियम नंबर 5 पर। जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए या बोला जाए इस किसी व्यक्ति के बारे में, तो संबोधन वाक्य के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का क्या मतलब है, जब हम किसी के बारे में संबोधित कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उस संबोधन वाक्य के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, अभय कल तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ, अभय के बारे में बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है कि कल तुम क्या कर रहे हो, आने वाले कल में तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभय शब्द के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, क्योंकि किसी व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नियम नंबर 5 में संबोधित करने के लिए भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसका नियम नंबर 6 देख लेते हैं। हाँ नहीं बस, हाँ नहीं बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा
अच्छा आदि शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में, अच्छा आदि शब्दों से, अब क्या होगा, इन शब्दों से वाक्य क्या होगा, आरंभ होगा। सभी शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी को रट लीजिए, शब्दों को देख लीजिए। हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, करना, ये शब्द अगर प्रयोग होंगे तो वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग होंगे ये शब्द, तो वहां पर, अन्यथा वाक्य गलत हो जाता है। अगर इन सभी शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए, अगर हम इन शब्दों के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे उदाहरण, हाँ मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हाँ, जैसे अभी पहला शब्द क्या था हमारा, हाँ, यदि यहाँ पर नहीं होता तो नहीं के बाद भी लगता। हाँ मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हा शब्द से आरंभ हुआ है वाक्य, इसलिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब क्या है, विराम चिन्हों का एक महत्व और है, जब हम वाक्य की अशुद्धियां पढ़ेंगे आगे बनाए जा रहे हैं, और वहां पे आपसे पूछ लेता है इस वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या है या अशुद्ध वाक्य क्या है, खाली विराम चिन्ह की ही त्रुटि होगी इस वाक्य में। तो आप विराम चिन्ह को ध्यान से देखिए और इसे अधिक से अधिक इसका अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, इस प्रकार से अल्पविराम चिन्ह को किसी ने नहीं समझाया होगा नियम के साथ। अब चलते हैं दोस्तों अपने आगे। दूसरा चिन्ह, हमने 6 नियम पढ़ लिए, किसके होते थे, अल्पविराम के, कि अल्पविराम का प्रयोग किस किस कंडीशन में, किस किस जगह, किन किन प्रकार के शब्दों के साथ, किन किन प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। अब नंबर 2 क्या है हमारा, अर्धविराम, अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, इसको जान लेते हैं हम। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम के कम समय के लिए ठहरते हैं, जहां अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं, वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का क्या मतलब है, अल्प विराम हम पीछे बढ़ के आ रहे हैं, अल्प का क्या अर्थ था, अल्प का क्या अर्थ था, कम, और विराम का क्या अर्थ था, ठहराव या रुकना। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर अल्प विराम से कुछ अधिक रुकेंगे हम। अल्प विराम पहला चिन्ह था, तो याद रखिए दूसरे पर जाएंगे तो थोड़ा सा क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं, दो, 1 से 2 पे आने में थोड़ा सा बढ़ते हैं, तभी 2 पे पहुंचते हैं ना। तो एवं पूर्ण विराम से कम समय लगे, इसके आगे क्या आएगा, नंबर 3 पे हमें याद रखना है पूर्ण विराम, पर उससे क्या होना चाहिए, समय कम लगना चाहिए, वहां पर क्या होता है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सामान्यतः जब हमें एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्य, जब हमें एक वाक्य या वाक्यांश का, वाक्य हो या वाक्यांश हो, का दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ संबंध बताना हो, दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ संबंध बताना हो, तो वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का क्या मतलब है, जब कोई वाक्य होगा या वाक्यांश होगा और उसका संबंध दूसरे वाक्य से पता चलेगा, तो वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं अर्धविराम के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम है, कि किस प्रकार से, किस कंडीशन में, किन वाक्यों के साथ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 नियम है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का क्या मतलब है, दो या दो से अधिक, दो होनी चाहिए मिनिमम या उससे अधिक होनी चाहिए। उपाधियां, उपाधियां कौन सी हमारी होती है, बीए, एमए, एमएलवी, एमएड, बीएड, ये सारी क्या है, हमारी उपाधियां हैं। कुछ अन्य उपाधियां भी होती हैं जो भारत सरकार द्वारा और दी जाती हैं, इनको एक साथ लिखेंगे तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। किस प्रकार से, देखिए, बी ए, बी ए के बाद क्या लगाए, अर्धविराम, एम ए के बाद क्या लगाए, अर्धविराम, एल एल बी के बाद क्या लगाए, अर्धविराम। इसी प्रकार से बी एड लिखेंगे तो अर्धविराम लगेगा, एम एड लिखेंगे तो अर्धविराम लगेगा। तो आपको पहला नियम पता चल गया अर्धविराम का, कि अगर दो उपाधियां होंगी, दो से अधिक उपाधियां होंगी, तो उनके साथ लिखने के बीच अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब नियम नंबर 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसका नियम नंबर 2 क्या है। नियम नंबर 2, अर्धविराम ऐसे उपवाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करती है। अर्धविराम ऐसे, ऐसे उपवाक्यों को भी जोड़ने का काम करते हैं जिन्हें और के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता। कहने का क्या मतलब है, एक से अधिक वाक्य होंगे या उपवाक्य होंगे। वाक्य के लिए अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वाक्य का चैप्टर शायद 3 या 4 होगा, उसके बारे में वाक्य उपवाक्य वहां पर जानेंगे। उपवाक्यों को भी जोड़ने के का कार्य करती हैं जिन्हें और के माध्यम से नहीं जोड़ा सकता। मतलब कहने का क्या मतलब है, कि और शब्द से उन्हें जोड़ा ही नहीं जा सकता, तो वहां पर अर्धविराम चिन्ह का
प्रयोग किया जाता है। जैसे यह जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह काटता है। अब क्या हुआ यहाँ पर, यह जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि यह काटता है। यहाँ पे क्योंकि शब्द छुपा है, किसके लिए प्रयोग हो रहा है, क्योंकि शब्द जो छुपा है जूते के लिए, क्योंकि जूता क्या करता है, काटता है। काटने की वजह से वह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चलेगा एक वाक्य समाप्त हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपने अर्धविराम चिन्ह को जाना कि जहां पर अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम चिन्ह से कम समय लगे, वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने अर्धविराम चिन्ह के दो नियम थे, उनको जाना। जहां पर उपाधियां होंगी उनके बाद क्या करेंगे, हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरे नियम में उपाधियों को जोड़ने का कार्य करे पर और शब्द से उन्हें नहीं जोड़ा सकता, वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 विराम चिन्ह है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। कौन सा, पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना। आपसे पूछ रहे परीक्षा में पूर्ण विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा, रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम को हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। पूर्ण विराम को हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। अब आपसे पूछ सकता है पूर्ण विराम का अन्य एक नाम क्या है, तो आपका क्या उत्तर हो सकता है, खड़ी पाई। या खड़ी पाई का एक अन्य क्या नाम है, पूर्ण विराम। क्योंकि ये खड़ी प्रकार है ना, इसका खड़ी टाइप की दिखाई दे रही है ना हमें, तो इसलिए खड़ी पाई भी बोला जाता है इसे। साधारण भाषा में कहें तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है, कोई भी वाक्य है, जैसे ऊपर वाला वाक्य देखिए, यहाँ पर वाक्य समाप्त हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो याद रखिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं आगे। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद एक विद्वान है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, मतलब बिल्कुल अंतिम क्षण में हो, अंतिम क्षण का मतलब खत्म होने वाला हो, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कहने का क्या मतलब है, वाक्य समाप्त हो गया, अंतिम रूप ले लिया, विचार बिल्कुल मतलब खत्म हो जाए कि अगला वाक्य यहाँ से बन ही नहीं सकता, एकदम तार टूट गए, वाक्य का जो भाव था पढ़ने का लिखने का वो बिल्कुल अलग हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो आप याद रखिए इस परिभाषा को डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी कहते हैं, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले या विचारों के तार एकदम टूट जाएं, वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न शायद यूपी टीईटी 2022 में इस परिभाषा से क्वेश्चन बना था कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार इनमें से कौन सी परिभाषा पूर्ण विराम चिन्ह की सही है। तो आपको याद रखिए कि पूर्ण विराम चिन्ह की परिभाषा डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचारों के तार एकदम से टूट जाएं, वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमने पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में जाना, और देखते हैं इसके बारे में आगे कुछ है क्या। हाँ, प्रश्नवाचक एवं विस्मयादि सूचक, प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक चिन्ह। इसके अलावा इन दोनों चिन्हों के अलावा कोई भी अगर वाक्य समाप्त हो रहा है या अंत हो रहा है इस वाक्य का, तो वहां पर क्या किया जाएगा, हमेशा पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए राम अयोध्या के राजा थे, राम अयोध्या के राजा थे, यहाँ पर क्या हुआ, वाक्य खत्म हो गया तो इसलिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। या कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, सीता स्कूल जाती है वाक्य खत्म हो गया। राम विद्यालय जाता है, वाक्य खत्म हो गया। माता जी खाना पका रही हैं, वाक्य खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या सब जगह लास्ट में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने 3 विराम चिन्हों को जान लिया, और सबसे पहले हमने क्या जाना था, विराम चिन्ह किसे कहते हैं उसको जाना था। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ, जो क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये तो गलत है, यहाँ पर सिंबल, प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल है ये, प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल है ये। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो। कहने का क्या मतलब है, यदि आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं या उसका बोध हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, क्या आप प्रयागराज में रहते हैं, क्या आप प्रयागराज में रहते हैं, यहाँ पे क्या है,
प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी से प्रश्न किया जा रहा है। क्या आप प्रयागराज में रहती हैं? प्रश्न क्या है? प्रयागराज में रहते हैं कौन? आप। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कितने व्यक्ति आ रहे हैं? कितने व्यक्ति आ रहे हैं, पता नहीं है ना किस चीज, निश्चित संख्या क्या है, किसी से प्रश्न किया जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो आपने प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में जाना। जहां पर प्रश्न पूछने का या बोध होने का भाव हो, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की त्रुटि थी, इसको सुधार लीजिए। ये पूर्ण विराम चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आज क्या जाना हमने? अपने ब्राह्म चिन्ह के बारे में जाना। ब्राह्म चिन्ह किसे कहते हैं? ब्राह्म चिन्ह की क्या परिभाषा थी? पढ़ने या रुकने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में ठहराव जो होता है उसे ब्राह्म चिन्ह कहा जाता है। फिर हमने क्या जाना था? पंडित कामवता प्रसाद जी के अनुसार ब्राह्म चिन्ह की परिभाषा जाननी थी। उनके अनुसार भेद जानने थे ब्राह्म चिन्ह के। ब्राह्म चिन्ह का कहाँ से, किस भाषा से आए हैं? अंग्रेजी भाषा से आए हैं। उसके बाद हमने अल्प विराम को जाना। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, विराम का अर्थ होता है रुकना। अल्प विराम का मतलब कम देर रुकना। उसके बाद हमने अल्प विराम के 6 प्रकार थे, 6 नियम थे उसके, उसको जाना कि किन किन शब्दों के साथ, किन किन वाक्यों में, किन कंडीशन में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद दूसरा हमने विराम चिन्ह पढ़ा, अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह के बारे में जाना कि अर्ध विराम चिन्ह क्या है। और अर्धविराम चिन्ह क्या था? जहां पर अल्पविराम से अधिक समय लगे पर प्रश्नवाचक चिन्ह से कम समय लगे। क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा चिन्ह है? हमारा तीसरे नंबर का चिन्ह है। तो आपको हम एक ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाएगी कि विराम चिन्ह को किस तरीके से आप याद करें कि आपको उस ट्रिक के माध्यम से हमेशा याद रहे। उसके बाद हमने प्रश्नवाचक चिन्ह को जाना। नहीं, उससे पहले हमने पूर्ण विराम चिन्ह को जाना। प्रश्नवाचक चिन्ह से अभी हमने प्रश्नवाचक चिन्ह से पहले पूर्ण विराम चिन्ह को जाना। पूर्ण विराम कहाँ पर लगता था? वाक्य के अंत में, जहां वाक्य एकदम से खत्म हो जाए या बिल्कुल खत्म होने का बोध हो, वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह को लगता था। पूर्ण विराम चिन्ह का उत्तर क्या, अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ ठहराव या रुकना। पूर्ण विराम चिन्ह को एक अन्य नाम क्या था? खड़ी पाई। आपसे पूछ सकता है खड़ी पाई का अन्य नाम क्या है, तो आप बताएंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का एक अन्य नाम क्या है? खड़ी पाई। फिर हमने पढ़ा डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार पूर्ण विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है, उनके अनुसार क्या है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग क्या, कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है। किनके अलावा? प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयावधिक वाक्य, प्रश्न विस्मयावधिक जो चिन्ह है उसके अलावा हमेशा वाक्य के अंत में जब वाक्य समाप्त हो रहा है तो वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर नंबर 4 पे हमने जाना प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग क्या कहा जाता है? जहां किसी से प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा हो या उससे बोध हो रहा है लास्ट में, तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमने आज 1 से 4 तक विराम चिन्ह जाने, और अभी हम 16 से लेकर 17 विराम चिन्ह हमारे बाकी हैं जो हिंदी की परीक्षाओं में, जो हिंदी से पूछे जाते हैं, हिंदी के सिलेबस में कवर किए गए हैं। इसमें क्या होता है कि परीक्षाओं में आपसे पूर्ण विराम, आप चिन्ह दे देगा, डायरेक्ट विराम चिन्ह कोई भी, उससे आपका नाम पूछ लेगा या कोई वाक्य दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। या आपसे किसी वाक्य में कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाएगा और फिर पूछ लेगा कि कौन सा विराम चिन्ह इस वाक्य के लिए सही है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या करेंगे हम इनका? जब हमारा विराम चिन्ह का अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा विराम चिन्ह का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आज का परीक्षा में तैयार किए जा रहे हैं या तैयार किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको कैसी लगी आज की क्लास, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे भी साथ ही फॉलो करें, क्योंकि सारी पीडीएफ और क्लासेस के लिंक वहां पर आपको मिल जाते हैं, जिससे आपको अपने नोट्स बनाने में सुविधा मिलेगी उस क्लास की पीडीएफ को देखकर। और साथ ही हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। क्या है? क्लास 2 विराम चिन्ह का हम दूसरा पार्ट आएगा हमारा कल, क्योंकि हम विराम चिन्ह के 4 चिन्ह पढ़ चुके हैं, उससे आगे के चिन्ह हम कल जानेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।